गुड इवनिंग उदयपुर। हमारे सारे प्यारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस बहुत अच्छे शो में, द अलका शर्मा शो। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय से हम बहुत सारे लाइव्स ले रहे हैं और बहुत सारे लाइव के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और वही समय वही दिन शुक्रवार शाम को 5 बजे हम आपसे मिलते रहते ही हैं। आज जैसा कि हमारे पास हर बार एक टॉपिक होता है, मैम अब की बार वाला टॉपिक जो दिस टाइम जो टॉपिक हमें मिला है वो टॉपिक हमें हमारी मतलब मेरे ही आसपास की एक गैदरिंग से मिला है। जब उन्होंने देखा है कि अच्छा आप अलका मैम के साथ लाइव लेते हैं तो आप क्यों ना ये एक टॉपिक उनसे पूछें, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू। तो आज का ये टॉपिक है पेरेंटल बर्नआउट। तो मतलब, और जब मैंने इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि वेब ऐसा बताता है, ऑडियंस आपको भी आश्चर्य होगा, 66% 66% जनता जो है इन टर्म्स ऑफ पेरेंट आर जस्ट अफेक्टेड थ्रू दिस पेरेंटल बर्न आउट। मतलब ये तो वो बता रहा है, इतने लोगों ने अपना बर्नआउट बताया होगा तब जाके वो आया है सारा रिसर्च में, अदरवाइज तो ज़्यादा ही होगा। तो मैम सबसे पहले ऑडियंस को ये बताएं कि पेरेंटल बर्नआउट क्या होता है, वो मैं भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ। और जिन्होंने ये हमें भेजा है वो डेफिनेटली अभी ये देख रहे हैं। प्लीज़ मैम। नए शब्द हैं पर भावार्थ तो वही है जो पिछले 5,000 साल से चल रही है। जब माता पिता बनते हैं, बच्चा छोटा होता है, तो उसकी परवरिश करते करते माता पिता बर्न आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक हार जाते हैं। समझ नहीं आता है कि बच्चे की परवरिश सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही स्कूल चुना है कि नहीं चुना है, बच्चे को खाना खिलाना हमने सही तरीके से सिखाया कि नहीं। बच्चा अगर गाली देना सीख जाता है, जब ज़िंदगी में पहली बार बच्चे के मुंह से गाली सुनते हैं वो माता पिता जिनके घर में किसी ने गाली कभी बोली नहीं, है। तो बुरी तरह से पस्त हो जाते हैं और बहुत उनको घबराहट होती है। और इसकी वजह से मेंटली और फिज़िकली जो एक टॉयल वो महसूस करते हैं, उसी को आज के ज़माने में हम पेरेंटल बर्नआउट कहते हैं। ओके। सो मतलब ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इसका रीनेम हुआ है। हर माता पिता इस फेज से गुजरता है। यस डेफिनेटली। अब आप बोल रहे हैं तो मैं भी रिवाइज कर रही हूँ कि हाँ। तो मैम ये जो पेरेंटल बर्नआउट है इसके सिम्टम क्या होते हैं? लक्षण में यही है मैम कि ज़्यादातर जब न्यूक्लियर फैमिली है या इवन अगर जॉइंट फैमिली भी है, तो ऐसे के अंदर भी जब मम्मी बहुत एग्जॉस्टेड फील हो जा करने लगती है, उसको नींद नहीं आने लगती है, बेचैन रहने लगती है, कई बार उसको ऐसी घबराहट होती है कि मैं कहीं चली जाऊं, या वो अगर अपनी मम्मी पापा के घर चली जाती है तो बच्चा उनको सौंप के सुबह से लेकर रात तक उसको नींद आती है, कोई खाना नहीं खाना, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा फेज आता है कि जहाँ उसको लगता है कि आई नीड हेल्प, मतलब शी नीड्स अ फील टू शाउट कि मेरे को कुछ मदद करो, लेकिन सब तरफ से उसको बड़ा ऐसा नॉर्मल लिया जाता है कि माँ हो इतना तो तुमको करना ही होगा। करना ही होगा। बच्चा दुबला है तो सब कहेंगे खाना क्यों नहीं खिलाती ढंग से, चाहे वो खुद की माँ हो चाहे वो सासू माँ हो, बिल्कुल। तो एकदम से कहेंगे कि खाना नहीं खिलाती इतना दुबला हो गया। अगर मोटा हो जाए बच्चा तो इसके खाने का ध्यान रख, आलू वगैरह पास्ता ऐसी चीज़ें मत खिला। तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल लगती हैं वो धीरे धीरे माँ को बहुत हताशा की तरफ खींचने लग जाती है। तो और फिज़िकली भी उसको बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। मेरा ही एक किस्सा है कि मुझे टाइफाइड हो गया था एक बार, और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में थी तो उनको खूब टूरिंग था। तो ऑलमोस्ट 3-4 साल तक तो ये था कि वो बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो उधर से मेरे को वैसी हेल्प नहीं मिल सकती थी जबकि वो पूरा ध्यान रखते थे। अब मुझे टाइफाइड हो गया तो करीबन 4-5 दिन तक तो ऐसा था कि बेटा तो हाथ से उतरता ही नहीं था, उसको गोद से नीचे नहीं उतरना होता था। ऐसे में मैं जैसे तैसे थोड़ा सा चावल को यूँ एक हाथ से धोकर कच्चा पक्का जैसे भी चढ़ाती थी, और दोनों टाइम बस वो चावल जैसे तैसे खाना होता था, क्योंकि हेल्प ही नहीं। अब इधर तो फिजिकली आप इतना वीक फील कर रहे हो, टेम्परेचर भी है, और मेड तो ज़्यादातर ऐसे टाइम पे नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो
मेड की हेल्प नहीं मिल रही थी मेरे को, तो खाने पीने के अंदर और तबीयत ख़राब के अंदर जब ऐसा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को फिर उसके अंदर तकलीफ़ हुई। आगे जाकर मेरे को फिर अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स के घर जैसे तैसे पहुंचना पड़ा कि भाई पहुंच जाऊं एक बार। तो बिल्कुल। बच्चों को अगर पापा में संभाल ले और फिर मेरा इलाज हो तो इलाज भी लगे। राइट। तो ऐसा माताओं के पास होता है कि इधर तो बेचारी की तबीयत खराब, इधर बच्चे का काम पूरा, अगर सेकंड बेबी और हो गया है और बाई चांस हेल्प कहीं से नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आता है माता के ऊपर कि जो वो फिजिकली मेंटली टोटली एग्जॉस्ट हो जाती है। और लोग बाग जितने भी हैं वो सब कहते हैं कि सभी माएँ बनती हैं, सभी अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, खाना खिलाओ, करना क्या है, बच्चा है घर में, बिल्कुल। ज़्यादा है तो नौकरी भी छोड़ दो, बच्चे के राइट। साथ बैठ जाओ। राइट। तो नौकरी छोड़कर जो माँ घर पे बैठी है वो भी बर्न आउट हो जाती है। बिल्कुल। तो ये आता है और इसके लक्षण यही हैं कि वो एब्सोल्युटली एग्जॉस्ट होकर हताशा के हाईएस्ट लेवल पे चली जाती है। ओके। तो एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हैं। नहीं, डिप्रेशन के बहुत अलग हैं। इसके अच्छा। अंदर वो बच्चे की वजह से, क्योंकि उसको अगर हेल्प मिल जाएगी तो वो बाहर आ जाएगी तुरंत। इसमें कोई एलोपैथी की या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं आ रही है। ओके। क्योंकि जो मैं जिन्होंने मुझे ये बात बोली वो बोले यार मैं तो बड़ी डिप्रेस्ड हो गई हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं इसको डिप्रेशन से भी नहीं जोड़ नहीं, रहे हैं। इसमें आपको ऐसे नहीं कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत चाहिए अनलेस एंड अनटिल कि कोई और कोई केस बिगड़ गया हो, अदरवाइज उसको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके। तो वो जो चीज़ें हैं ना मैम, हम्म। जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जो रेमेडीज हैं बोल सकते हैं हम, या रिकवर कैसे करें? देखिए, सबसे पहले जब आप माँ बन रहे हैं तो आपको 1.25 महीने 2 महीने तक तो अच्छी खुराक मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जब आप अपने बच्चे को अकेला जब बड़ा करने शुरू कर देते हैं तब आपको वो खुराक अपनी कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको सौंठ के लड्डू खाने हैं और जैसे गोंद खिला रहे थे वैसा खाना है, लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है कि खुराक नेग्लेक्ट हो जाती है और आपका काम अभी शुरू के 5 साल तक, जब बच्चा 0 to 5 years का होता है तब तक आपको फिजिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा करना होता है। 2 साल के बच्चे की जो माँ होती है उसको मैंने तो नहीं देखा कि उसको डाइटिंग वाइटिंग करने की ज़रूरत है। बहुत सारी मम्मियों को मैंने देखा कि आफ्टर डिलीवरी हम तो मोटे हो गए हैं तो कैसे दुबले होंगे, मुझे लगता है 2 साल का बच्चा होने दो, अपने आप हो जाओगी। सही बात है, क्योंकि बिल्कुल। बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, तो मम्मी को उसके पीछे 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 घूमना पड़ता है कि गिर जाएगा, इधर हाथ लगा रहा है, उधर हाथ लगा रहा है, तो चौकस रहना पड़ता है। एक्चुअली जो एग्जॉस्ट होती है मम्मी, उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि उसको पूरे टाइम उसको ये वाला अलर्ट मेंटल रहना रहता है पड़ता कि है। हाँ, एब्सोल्युटली अलर्ट, कि इधर से नहीं लग जाए, उधर से चोट नहीं लग जाए। तो सबसे पहले क्या करें, अपनी खुराक का ध्यान रखें, फिर चाइल्ड सॉवी गर्ग बना लें। आप बहुत सारी चीज़ों को पैक करके रख दीजिए, जितने भी ऐसे पॉइंटेड कॉर्नर्स जहाँ जहाँ हैं उसके लिए वो राउंडेड कॉर्नर्स आते हैं वो लगा लीजिए। ऐसी मैट्स लगा हाँ। लीजिए कि जहाँ बच्चा गिरे तो यस। चोट नहीं लगे। पलंग हटाना पड़ेंगे आपको कुछ समय तक के लिए। ज़मीन पर ही आप डनलप के गद्दे लगा देते हैं तो उससे अगर बच्चा गिर भी जाएगा तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी। और मैंने देखा कि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे हैं, कितना भी आप ध्यान रखते हो तो भी इधर से आपने ऊंचा कर रखा है, इधर से कर रखा है, तो वो जिधर से जगह है उधर से गिर जाएंगे। तो फिर मम्मी को बहुत ट्रू गिल्ट आ ट्रू। जाता है। एक्चुअली प्यार बहुत करती है, ध्यान भी बहुत रख रही है, और इधर थोड़ा सा ध्यान चूका और इधर बच्चे को चोट लग जाए तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो पहले चाइल्ड सॉविगर बनाना है। आजकल दीवारों के ऊपर भी लगाने वाले अच्छे ऐसे पैड्स आते हैं ताकि बच्चा अगर दीवार से जाके भी टकराएगा, कुछ भी होगा तो चोट नहीं लगेगी। और ये सब ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, भारत में भी उपलब्ध हैं। तो आप सबसे पहले अच्छी जगह पे देख लीजिए, चारों तरफ से अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखिए। बच्चे का स्लीप साइकिल आपको सही करना होगा। जो माताएं ज़्यादा दुख पाती हैं ये वो हैं जो कि बच्चे को रात के अंदर भी अगर शादी हो रही है तो उसमें लेके जा रही हैं, जहाँ पे भी जाना है उसको साथ में ले जा रही हैं। अब या तो आप उसका स्लीप साइकिल और खाने का टाइम फिक्स करिए, वरना फिर ये तकलीफ उठाइए। तो स्लीप साइकिल जो होती है वो सिरकैडियन साइकिल यानी कि सूरज से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो बच्चे जो हैं, मैं इतनी माताओं को पूछती हूँ कि आपके बच्चों को आप कितने बजे सुलाते हो, ज़्यादातर जवाब आता है कि 10 बजे। और बच्चे को जो सिरकैडियन साइकिल से चल रहा है, उसकी जो बॉडी बनी हुई है बायोलॉजिकली, शुरुआत में जो ईश्वर ने उसको एक नेचुरल दिया था, बताइए नेचुरली सारे जानवर कितने बजे सो जाते हैं?
नहीं पता। सूरज के अस्त होने के बाद। हाँ, मतलब 7-8 बजे। तो वैसे ही जब सारी दुनिया के जानवरों को ईश्वर ने या प्रकृति ने बायोलॉजिकल क्लॉक दी है कि सूरज अस्त होगा, तो अपने आप ही जैसे लाइट लो होएगी तो इधर तो अपनी जठराग्नि मंद हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट मंद हो जाएगी, तो उसके बाद बच्चे को मत खिलाओ, उसको गड़बड़ कर देंगे हम। 6 बजे तक शाम का खाना खिलाओ उसको, और 8 बजे से पहले पहले, मैं तो 7:30 का टाइम बोलती हूँ। और मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है कि जिन्होंने सर्कैडियन साइकिल के अनुसार अपने बच्चों को बड़ा किया, सर्कैडियन साइकिल के ऊपर 2 साइंटिस्ट को 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सूर्य के अनुसार हमारा जो शरीर है उसका बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है। तो जो मम्मी लोग 7:30 बजे तक बच्चे को सुला देती हैं शाम को, तो उनका बच्चा सुबह कितने बजे उठ जाएगा? 6 बजे उठ ही जाएगा। 5:30 के आसपास उठेगा वो। ये उसके लिए अच्छा है। और 5:30 बजे सुबह अपने को बहुत ज़्यादा हेडेक वाले काम नहीं होते, तो बच्चा खिला पिला दिया उसको, और फिर आपने अपने खुराक का ध्यान रखा, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखा, फिर आपने बच्चे की स्लीप साइकिल को एकदम सेट कर दिया। अगर बच्चा 7:30 या 8 बजे तक सो जाता है और आप 10 बजे तक सोते हैं, तो 2 घंटे आपको मी टाइम के मिल जाते हैं शांति वाले, कि इसमें मुझे अब क्या अपने लिए क्या क्या करना है। यू आर एबल टू प्लान। राइट। अगर आपका स्लीप साइकिल एकदम फिक्स है और बच्चे को आपने सुलाना सिखा दिया है, तो उसके बाद में फिर आपको अपना खुद के लिए एक टाइम मिल जाता है। नहीं तो कभी बच्चे को 10 बजे नींद आ रही है, कभी 9 बजे सो रहा है, कभी 12 बजे तक जग रहा है, तो फिर ऐसे तो फिर बच्चा फिर तकलीफ देगा फिर वो तो ऐसा नहीं, अपने को स्लीप साइकिल सेट करनी है और खाने की साइकिल सेट करनी है बच्चे की, ताकि फिक्स टाइम पे ही खाए। नहीं तो बार बार खाएगा तो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो चक्की है कि लिवर भी काम करेगा, पेनक्रियास भी काम करेगा, सारी साइकिल, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बार बार वो गट्टी चालू हो जाएगी। तो सारा दिन बीच बीच में खिलाने से नहीं बच्चे को फ़ायदा रहेगा। और फिर आपको हेल्प चाहिएगी, तो आपके इन लॉज के साथ में भी आपके संबंध अच्छे चाहिए, आपके पेरेंट्स के साथ में भी आपके संबंध अच्छे चाहिए। और अगर हो सकता है, जैसे कई जने बहसबाजी होती है कि कई सारे आर्ग्यूमेंट्स कि प्री नर्सरी में बच्चे को भेजें कि नहीं भेजें। प्री नर्सरी में पढ़ाई है ही नहीं, बच्चे को आप खेलने भेजते हो तो अपने हम उम्र बच्चों के साथ में एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हो जाता है, तो ठीक है। पर जिनको लगता है कि हमारे घर में सेफ़ एनवायरनमेंट है, हम यहाँ पे ही कर सकते हैं, बिल्कुल करो, वो तो बहुत ही अच्छा है। उससे अच्छा तो बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो जहाँ पर बच्चा खेले, अब शाम को बच्चे का 1 घंटे का मसल टाइम होना निहायत ही ज़रूरी है। अब मसल टाइम के लिए हम क्या करें? मसल टाइम के लिए अगर 6 मदर्स जो आसपास ही कहीं रहती हों, भले ही उनके बच्चे किसी अलग अलग स्कूल में पढ़ते हों, पर उम्र ऑलमोस्ट हाँ आसपास हो, जैसे 6 साल का बच्चा है तो उसके साथ में 7 साल का, 8 साल का बच्चा, ये सब मिल जाएं। आप किसी भी एक स्पोर्ट्स टीचर को हायर कर लीजिए, 6 जनों में पैसा बढ़ जाएगा तो कम भी लगेगा। और फिर वो जो स्पोर्ट्स वाला टीचर है उसकी प्रकृति ही वही है, उसका इंटरेस्ट फील्ड वही है, तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बच्चे को मंडे को अलग चीज़ कराए, ट्यूसडे को अलग, वेंसडे को अलग। जैसे ट्रैम्पोलिन पे अगर बच्चे कूद रहे हैं तो बहुत लोगों की हेड इंजरी हुई हुई है, तो पूरी तरह से उसको कवर्ड करके, और एक स्पोर्ट्स टीचर भी साथ में है, फिर उसको पकड़ के ढंग से खिला रहा है। तो 1 घंटे तक 6 बच्चे किसी निगरानी में मसल टाइम कर रहे हैं। क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन, क्रॉलिंग, जंपिंग, सैक रेस हो रही है तो उसके अंदर हॉपिंग, तो ये सब जब बच्चा अगर करता है तो उसको घंटे भर तक, जब मतलब इसका जैसे कार्डियक की जो एक्सरसाइज है वो 40-45 मिनट्स तक अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो वो सारे ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, सारे शरीर के अंदर एक चेतना का जागरण हो जाता है। तो 1 घंटा रोज़, चाहे बच्चा 1.5 साल का ही क्यों ना है, उसको मसल टाइम निहायत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, वो चिड़चिड़ा नहीं रहता, मैं बोर हो रहा हूँ, या वो येल नहीं करता, वो एकदम से टेंट्रम्स नहीं शो करता है कि नीचे लेट गया और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और मम्मी बेचारी कुछ भी करे तो वो चुप नहीं हो रहा। कई बार बच्चे ऐसे औकड़ जाते हैं, उसको उठाने की कोशिश कर रही है, मम्मी थक जाती है। बच्चा खुश रहे,
तो मम्मी में जान बनी रहती है। बिल्कुल। लेकिन बच्चा इरिटेट हो रहा है, वो खुश नहीं है, तो फिर वो कई बार ऐसा गिव अप जैसी हो जाती है कि मैं बिल्कुल करूं तो सही। क्या करूं। राइट मैम। और गूगल करके ढूंढना कि ऐसा बच्चा करता है तो क्या करते हैं, वैसा करते हैं। बेचारी अपनी तरफ से सब तरफ से दैट इज कोशिश ट्रू, करती है। दैट इज ट्रू। तो हर मम्मी चाहती है कि उसके बच्चे को वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे दे। तो आप बच्चे को वॉक पे ले जाओ। आपके आसपास कोई ना कोई बगीचा होगा, उंगली पकड़ के उसको वॉक पे ले जाओ। 1.5 साल का बच्चा आराम से 1 किलोमीटर वॉक करता है, खुश कोई भी बहुत दिक्कत नहीं होता है, आती और बहुत खुश होता बहुत है। खुश होता है। अब ऐसा नहीं हो कि वो गोदी गोदी हो जाए, तो आप पार्क में ले गए, उसको खूब चक्कर कटवा दिया। आजकल तो वॉकिंग ट्रैक बने रहते हैं, यस यस और यस। उनको प्लांट्स दिखाया, बातें करी, ये फूल वो पेड़, इसके अंदर बटरफ्लाई दिख रही है, कितनी बटरफ्लाईज मिल गई अपने को। ऐसे बातें करते करते उसको खूब चक्कर कटाइए। आपको भी वॉक करनी पड़ेगी उस केस में। और पानी वगैरह कुछ छोटा मोटा, एक छोटा बास्केट ले जाके आपने कहीं रख दिया। और जैसे उदयपुर में है तो नीमच माता आप जाओ, उतरो, तो ये सारे काम ट्रैम्पोलिन वगैरह से तो बेटर है कि आप राइट। नेचुरल वे में बच्चे को एक्सरसाइज दो। और 1 घंटा लगातार की हो, प्लान्ड हो। प्लान्ड का मतलब कि आपने पहले से सोच रखा है। कई बार सब जने कहते हैं कि इतना कितना प्लानिंग करेंगे, तो लास्ट मोमेंट पे सोचोगे तो ज़्यादा थकेंगे ना। पहले आपको नाम तो पता हो कि अगर मेरे को मसल टाइम देना है राइट। तो 10-15 जगह ऐसी कौन सी है जहाँ पे मैं दे सकती हूँ। प्लान वे का मतलब ये नहीं कि मंडे है तो यू आर रिजिड कि नहीं, बारिश हो रही है, ये तूफान आ रहा है तो भी मुझे तो जाना ये ही करना है। ही है। ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास में लिस्ट तो हो कि क्या क्या कर सकते हैं। मैंने देखा कि जो बच्चे मसल टाइम को अवेल करते हैं उनकी मम्मी भी बहुत खुश होती है, रहती है, और बच्चा भी बहुत खुश रहता है। और मसल टाइम के सिवा एक है स्टोरी टाइम या कन्वर्सेशन टाइम। हम सोचते ऐसा हैं कि हम बातें करते हैं बच्चे से, लेकिन हम बातें संवाद नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं या कमांड्स देते हैं, ये कर लो, ये रख लो, इधर आ जाओ, खाना खा लिया। तो इस तरह के, इससे इसको बातचीत नहीं कहते। इससे क्या वो रस नहीं आता है, इससे जीवन में रस नहीं आता है। गपोड़ों के अंदर रस बिल्कुल। बहुत है। तो राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका एरिया है ना, उसकी छोटी छोटी कहानियाँ आप पढ़ लो। बहुत ज़्यादा लंबा ज्ञान देने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बातचीत संवाद के लिए ज़्यादातर लोग बाग क्या करते हैं, मौसम का सहारा लेते हैं, मौसम के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। आपके शहर की, मेरे शहर की बातें करेंगे। तो आप बच्चे के साथ अब आपको रोज़ बातें करनी, तो करोगे कैसे? तो अच्छे से हाथ वाथ पकड़ के, फिर अपन कहीं वॉक पे भी जा रहे हैं या पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो आसपास के एरिया की एरियाज जो हैं उनकी छोटी मोटी जानकारी, जैसे सज्जनगढ़ है तो किसने बनाया, कब बनाया, देखो बादल, फिर यहाँ पे कैसे हाथी के साथ सामान आया होगा, सोचो कैसे ये बना होगा। तो इस तरह की चीज़ें जब हम बोलते बोलते चलते हैं तो कोई बहुत किताबी ज्ञान नहीं, Right. लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो ऐसे ही दिया जाता है। और इससे हमारे बीच में एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, जो कि बच्चे को बड़े होने पर बड़ा याद आता है। ट्रू। और बच्चों को मम्मी पापा के साथ वॉक पे जाने के जो मेमोरीज रहती हैं बाद में, वो भी बड़ी प्रेशियस हैं। बड़ा अच्छा है ये। तो आप मसल टाइम, संवाद टाइम इस तरह से अपने मन में कर लें। और ये मैंने देखा है कि घर का कोई एक कोना भी अगर हम बहुत अच्छा कर देते हैं तो धीरे धीरे उसका असर पूरे घर पे आता है, और हम पूरे घर में ही अच्छे चेंज ले आते हैं। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि मेरा जो बेड है, अब चलो मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता हूँ कि पूरा एक अच्छा बेडरूम बनाऊँ, एक अच्छा नया घर बनाऊँ। तो आप क्या करो कि बेड को जो आप जैसा बेस्ट से बेस्ट चाहते थे वैसा बना लो। उसके लिए आपने लोन ले लिया, भले ही आपने जैसे भी, जैसा मैट्रेस, जैसी बेड, जैसा आपको पिलो। अब आपने जैसे वो बेड लगाया, धीरे धीरे आप देखोगे कि वो अपने आप ही बाकी की चीज़ों को बिल्कुल। संतुलित कर लेता है। Right. आप एक कमरे को थोड़ा सा अच्छा साफ करते हो, अपने आप पूरे घर को भी साफ करने की आपको सामर्थ्य भी आ जाती है और रास्ते मिल जाते हैं। सेम वैसे ही अगर आप बच्चे को एक अच्छा मसल टाइम दे दोगे, आप देखोगे कि उसके व्यवहार में बहुत फ़र्क है। और आपको अपने आप ही अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी के हिसाब से दूसरे रास्ते हाथों हाथ दिखने लगेंगे। एक चीज़ सही होगी, 5 चीज़ें वो अपने आप अपनी तरफ से ऐसे होगी कि जो आपके बच्चे का जो एक इंडिविजुअल नेचर है
उसके अकॉर्डिंग सेट होती चली जाएगी। और आपका खुद का भी जो स्लीप टाइम है, साउंड स्लीप वाला बहुत सही होना चाहिए। तो सांसों वाली जो एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो ज़रूर करिए। और एक मैंने देखा कि एक्सरसाइज आप करो ना करो, रिलैक्स करने वाली कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें ईजीएस्ट लेकिन वेरी पावरफुल है योग निद्रा। तो योग निद्रा के यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, मेरी भी है इसके ऊपर, जहाँ मतलब योग निद्रा आप टाइप करिएगा, जहाँ से भी मिल जाए आपको, जो आपके हिसाब से सूट करते लगती है। मम्मी लोगों को या पापा को जो भी बर्नआउट फील कर रहे हैं, उनको ये योग निद्रा 20 मिनट की ज़रूर करनी चाहिए। मैजिकल है, पावरफुल है, और ये आपको वापस से फिर से मुस्तैद कर देगी। राइट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी चीज़ें काम की थी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैम ने जब ये स्टोरी वाली बात कही, तो क्योंकि वर्किंग रहते हैं तो सुबह से शाम बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। मैम के कहने पे अभी लास्ट वीक ही आई वेंट टू समवेयर आउट ऑफ उदयपुर, और वहाँ पे मुझे सडनली एक मॉल में मैम का एक सेंटेंस याद आया कि आपको स्टोरी सुनानी चाहिए। और मेरा बेटा बहुत समय से मुझे सोते टाइम बोलता है स्टोरी सुनाओ। अब क्योंकि सोते टाइम इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि स्टोरी याद नहीं आती है, और हम भी इतना अच्छा हिस्ट्री नहीं जानते हैं, तो मुझे सडनली वहाँ पे क्लिक हुआ बार्गेन बुक स्टोर के सामने कि यार क्यों ना मैं यहाँ से एक कॉमिक बुक जैसा ले लूँ, और उसी से स्टोरी भी मिल जाएगी। और मेरे बेटे को जब मैम से कॉन्वर्सेशन हो रहा था, मैम शायद मैंने मैम को भी शेयर नहीं किया, अभी बोलते हुए याद आया, तो आई बॉट दैट बुक, मैं लेकर आई वो बुक। और मैम 3 दिन से मैं उसमें से स्टोरी विद पिक्चर्स रात को सोने से पहले अपने बेटे के साथ, कभी फिश वाली होती है, सबसे अच्छी बात ये कि उसमें कोई, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो जैसे आप कहते हैं कि एक कुछ संदेश होना चाहिए, वो हर स्टोरी के अंदर एक संदेश था। तो ये भी मैम ने तब मुझे बोला था, यू डोंट हैव टाइम तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू, आप कहीं से पता कर सकती हैं। तो ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है, शायद मैम बहुत सारी चीज़ें बताती हैं जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑडियंस हमारे साथ बने रहने के लिए, पूरे 22 मिनट बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 5 बजे। थैंक यू।